अगर खिलाफ हैं तो होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है। कहने को दुश्मन कम नहीं है, मगर सबकी हथेली पर हमारी तरह जान थोड़ी है। नमस्कार, मैं आकाश आहूजा। दोस्तों, आज मेरे घर पर स्वयं स्थानीय विधायक शिव अरोड़ा जी का आगमन हुआ है। हुआ यूं कि कल विधायक जी का फ़ोन आया और उन्होंने मुझसे कहा कि वो भेंट करना चाहते हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि नहीं, मेरे घर में कंस्ट्रक्शन चल रहा है सर, आप अभी मत आइए। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। उन्होंने एक बड़ा पुराना कथन या यूँ कहे कि एक डायलॉग बोला और उन्होंने कहा कि कोई प्यार करे तो तुमसे करे, तुम जैसे हो वैसे करे। कोई तुम्हें बदल के प्यार करे तो वो प्यार नहीं, सौदा है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं उसी समय कहा कि सर आप ज़रूर आइए। तो आज वो पहुँचे हैं, चूँकि प्रथम बार तथागत शरणागत जो मर्जी कह लीजिए अतिथि। तो आज खुद उतर कर चांदनी आई है। इस घर में कहाँ चांद बार बार आता है, तो आज चांदनी जैसी ठंडक रहेगी। नमस्कार, सबसे पहले स्वागत। आकाश जी, आपको भी नमस्कार, आपके परिवार को भी नमस्कार, और आपका जो अंदाज है ना, उस अंदाज को भी नमस्कार। आए हैं तो मैंने जैसे पहले कहा कि चांदनी जैसी शीतलता आज रखी जाएगी। कुछ प्रश्न जो मेरे नहीं, जनता के, मैं डायरेक्ट उन पर आता हूँ। दोस्तों, समय भी कम है। हमारे जो लोकसभा क्षेत्र के सांसद हैं अजय भट्ट जी, उनके पास भी शिव अरोड़ा जी ने जाना है, तो बहुत कम शब्दों में आज बातचीत रहेगी। सबसे पहले जो प्रमुख मुद्दा, दो मुद्दे बहुत बड़े हैं। एक काशीपुर बाईपास का चौड़ीकरण, दूसरा ट्रैफिक की समस्या रुद्रपुर में। कमोबेश हर दिन मेरे पास पर्सनल 10 से 12 वीडियो ऐसे भेजते हैं लोकल लोग जो परेशान हैं। क्या एक लॉन्ग टर्म योजना है? क्या शिव अरोड़ा जी का एज अ विधायक विजन है कि इसको कैसे मुक्ति पाई जाएगी? देखिए, निश्चित रूप से जो रुद्रपुर है, स्पेशली सिडकुल बनने के बाद यहाँ पर उद्योग आए, यहाँ के व्यापार बढ़े, यहाँ की पॉपुलेशन बहुत डेंस हो गई, और यहाँ का चूंकि व्यापार उद्योग बढ़े तो यहाँ का जो है कन्वेंस का, लोगों का आना जाना, व्हीकल्स भी बहुत आने जाने लगे। अब उसकी सबसे बड़ी समस्या जाम में आ गई, और ये जाम कभी ओवरनाइट ना तो बनते हैं ना खत्म होते। बिल्कुल। जब 2003 में सिडकुल बना, ये तभी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर प्लानिंग होती है, रुद्रपुर जाएगा कहाँ, तो आज ये समस्या नहीं आती। निश्चित रूप से पिछले 10-12 सालों में इस विजन के साथ जिस तरीके से काम होना था, वो काम नहीं हो पाया। जब मैं विधायक बना, तो विधायक बनने से पहले ही मेरे कुछ कॉन्सेप्ट बड़े क्लियर थे। मैं आखिरकार रुद्रपुर के अंदर जो बाहर का ट्रैफिक आता है, उस बाहर का ट्रैफिक जब तक आता रहा, आजकल कौन सा शहर ऐसा है जिसमें मेन ट्रैफिक, हाईवे ट्रैफिक अंदर आता हो? बिल्कुल ठीक है। और हमारे यहाँ 2 हाईवे जाते हैं और दोनों हाईवे के ट्रैफिक आते हैं। बिल्कुल। हमारे NH-74 का ट्रैफिक हमारे शहर के बीच में एग्जैक्टली। काशीपुर जो है, 87 वाला भी आता है, 74 वाला भी, और NH-87 रामपुर से होकर हल्द्वानी जाने वाला पूरा ट्रैफिक आता है। और आई वॉज सरप्राइज, मुझे शुरू से लगता था कि क्यों नहीं यहाँ पर कोई बाईपास का प्रस्ताव आज तक गया। तो मैंने चुनाव से पहले कहा था कि रुद्रपुर के अंदर अगर हमने लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट करना है और एक नया रुद्रपुर बसाना है और जाम खत्म करना है, तो यहाँ पर बाईपास होना चाहिए। अब लोगों को एक विधायक की कैपेसिटी से बड़ी चीज़ लगती थी, लेकिन विद ग्रेस ऑफ गॉड जब आप नियत से करते हैं, तो मैंने प्रस्ताव दिया। प्रस्ताव देने के बाद माननीय अजय भट्ट जी बहुत ही कन्विंस थे उससे, हमारे सांसद को दिल्ली जाना था, तो उनका बड़ा आशीर्वाद मिला। मैंने मुख्यमंत्री जी को दिया, और मुख्यमंत्री जी ने भी स्वयं आदरणीय नितिन गडकरी जी को पत्र लिखा, और इस बात से चूंकि वो इस जिले के थे, कन्विंस हुए। और सबने देखा कि मैंने अप्रैल से 25 को 2022 में प्रस्ताव दिया था, शायद अक्टूबर 2022 तक वो मेरा प्रस्ताव स्वीकृत भी हो गया जी। उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे SS संधू साहब जो चीफ सेक्रेटरी, उनका भी था कि उन्होंने बहुत विशेष इसमें इनिशिएटिव लिया रुद्रपुर के। वो जाके DM रहे थे, तो ही वॉज फुल्ली कन्विंस्ड। और एक 1100 करोड़ रुपए की रिंग रोड हम लेके आ गए, 21 किलोमीटर की। और वो रिंग रोड जो कई बार 5 साल स्वीकृत कराने में लगते हैं, अब ऊपर वाले की कृपा है कि वो 5 साल स्वीकृत, लगभग 3.5 साल के अंदर वो पूरी होने जा रही है। बिल्कुल। यानी हमें पूरी संभावना है कि फरवरी तक हम उस रिंग रोड को पूरा करके जनता को समर्पित कर देंगे, तो वो भी एक चमत्कार है। तो जैसे ही वो रिंग रोड पूरी होगी, तो एक NH-74 और NH-87 दोनों का जो ट्रैफिक है वो बाहर जाने लग जाएगा, डाइवर्जन शुरू हो जाएगा। तो स्वाभाविक रूप से एक बहुत बड़ा प्रेशर खत्म होगा। शेड्यूल की जो नो एंट्री की बहुत बड़ा इशू है, वो नो एंट्री खत्म होगी, तो बाहर के व्हीकल आने बंद हो जाएंगे। दूसरा, फिर हम शहर के अंदर थे, तो शहर के अंदर जो हमारे 2 जाम के सबसे बड़े एंगल हैं, एक है इंदिरा चौक से लेकर शेड्यूल तक का। बिल्कुल ठीक। और वहाँ पे घंटों लगते हैं। तो इस प्रोजेक्ट को भी मैंने साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया था, रिंग रोड स्वीकृत होने के बावजूद। जी।
तो 11 मई 2023 का मेरा प्रस्ताव है, लिखित का प्रस्ताव है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बाकायदा उस प्रस्ताव को, जाम को देखते हुए एक मुख्यमंत्री घोषणा में शामिल करके शासनादेश करा। अब शासनादेश का लाभ है कि विधायक के लिए तो 10-20 लाख 50 लाख के काम करने मुश्किल है, लेकिन मुख्यमंत्री घोषणा का लाभ ये होता है कि पैसे की मुझे चिंता नहीं करनी थी। तो मेरा प्रयास रहता है कि मुख्यमंत्री जी से बात करके, उन्हें कन्विंस करके उन्हें मुख्यमंत्री घोषणा में डाल दो। तो अब 32 करोड़ रुपए उस इंदिरा चौक से लेके अटरिया तक, उसके आगे वो यह जिला विकास प्राधिकरण को प्रोजेक्ट मिल गया, और सब देख रहे हैं उसके प्रथम चरण में इंदिरा चौक से लेके डीडी चौक तक 8.5 करोड़ का काम भी शुरू जी। अब मैं ये नहीं कह रहा मेरी घोषणा है, मेरा प्रस्ताव है, हम ऐसा करेंगे, जमीन पर नजर आ रहा बिल्कुल कि उसका चौड़ीकरण शुरू कर दिया। ऐसे प्रोजेक्ट कई बार 5-5, 7 साल लगते हैं, लेकिन हमारे लिए अच्छा क्या रहा कि हमने 2023 में अंदर वो स्वीकृत होकर पैसा के काम शुरू हो गया। मैं रुद्रपुर की जनता से वादा करता हूं अगले 6 महीने के अंदर अंदर इसे इंदिरा चौक से लेके अटरिया मोड़ तक पूरी की पूरी 6 लेन कर देंगे। और स्वाभाविक रूप से 6 लेन करने के बाद पहले ट्रैफिक रिंग रोड से बाहर चला गया, और फिर अंदर का भी हमने खोल दिया, तो आपके पूरी कनेक्टिविटी अशनपुल तक पूरी आपकी हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। दूसरा, रिंग रोड का एक और भी लाभ होने वाला है कि हमारे पूरे ग्रामीण क्षेत्र का ट्रैफिक जो सिडकुल जाता है जी, अब वो रिंग रोड से निकल जाने वाला है, वो भी शहर के अंदर ट्रैफिक कमाने वाला है। तो एक वहां जाम लगता है, तो वो एक हमारा। दूसरा, काशीपुर बाईपास आपने कहा, सब जानते हैं कि पिछले 2 साल से काशीपुर बाईपास के चौड़ीकरण को लेके मैं पूरी तरीके से कमिटमेंट के साथ उस बात को रख रहा हूँ, मुझे करना, और खाली करना नहीं, उसकी भी मैंने जो है प्रथम चरण के 3 करोड़ रुपए स्वीकृत होकर पीडब्ल्यूडी के पास आ गए। अब उसकी यूटिलिटी शिफ्टिंग यानी बिजली और नाली जो है, मैं शायद उसी पर आता, तो उसकी जो है वो दोनों की शिफ्टिंग का काम शुरू होना जी। अब इधर से माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय भी आ गया, जो 75 फुट का लेके आया हुआ, स्वाभाविक रूप से 75 फुट का लेके आया हुआ है। मेरा ये मानना है कि नुकसान कम से कम हो। माननीय उच्च न्यायालय का विषय अलग है, वो अपने आप प्रशासन, शासन या न्यायालय करेगा, लेकिन मेरा ये मत पहले दिन से है कि कम से कम लोगों का नुकसान हो, लेकिन इतनी चौड़ी हो कि वो अगले 15-20 साल तक जाम की समस्या ना हो। बिल्कुल। तो खाली जैसे बात आता है कि दुगनी कर दो, खाली बिल्कुल थोड़ी सी चौड़ी कर दो, उससे मैं सहमत नहीं हूँ। तो मेरा अभी भी मत है कि हम 55 से 60 फुट से चौड़ा करेंगे, और उसका काम भी पूरी उम्मीद है मुझे कि हम दिवाली के तुरंत बाद शुरू कर देंगे। तो माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय अलग, उसमें अलग प्रक्रिया चल रही है, लेकिन हमारा प्रयास है कि 55 से 60 फुट। तो ये मानकर चला जाए कि 3 से 4 महीनों में काशीपुर बाईपास पे हम अच्छा चौड़ीकरण देख सकते हैं। 100%। और यहाँ की जनता ये जानती है कि विधायक शिव अरोड़ा अगर कह रहा तो जो उसके प्रोसीजरल समय है वो तो लगने हैं, लेकिन वो भी मिनिमम होते हैं, और फिर वो काम होता जरूर है। अगर मैंने कहा रुद्रपुर की जनता से काशीपुर बाईपास का जाम खत्म करूंगा, चौड़ा करूंगा, तो हर हाल में करूंगा, हर हाल में वो चौड़ा होगा, और अभी शुरू होगा, अगले कार्यकाल में नहीं होगा, अभी करूंगा, अपने इसी कार्यकाल में उस काशीपुर बाईपास को चौड़ा करूंगा। एक चीज, व्यापारियों को नुकसान कम हो, इसके लिए हम 60 फुट की कोशिश कर रहे हैं कि 60 फुट पे हो जाए। और तीसरा विषय इसमें यह है कि जो हमारे नगर पालिका के लोग हैं जो अलॉटेड थे, उनके लिए माननीय मेयर साहब से भी बात हुई है, हमारी विकास शर्मा जी से हुई है, जिलाधिकारी जो इसकी जद में आ रहे हैं, क्योंकि वो तो 25-30 फुट पे ही आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्हें हम 40 करेंगे तब भी नहीं बचते, 50 करेंगे तब भी नहीं बचते उनके तो ये जो पिछले 6 महीने से काम ऐसा आने के बाद भी मैंने रोक रखा था, वो एकमात्र कारण है कि उनकी पुनर्वास की योजना फाइनल हो जाए। बिल्कुल ठीक। एक मानवीय पहलू की जिसी का हम रोजगार जा रहा, तो उसने रोजगार जाने के बाद कहाँ जाना, तो नगर पालिका, नगर निगम उसका प्रस्ताव बना रहा है, मेयर साहब भी इसमें लगे हैं, और हम सब मिलजुल के उनकी पुनर्वास की योजना को बनाते हुए इसको चौड़ा कर दें। विधायक जी, बड़ा अच्छा लग रहा था कानों को सुनने में कि सीएम साहब, आप और मेयर साहब मिलकर इस चीज़ को सोच रहे हैं। फैक्शनलिज्म अभी तक माना जाता था कि बीजेपी की, अगर पेरिफेरी की आप बात करें, डिसिप्लिन की बात करें, तो उसमें कांस्टेंट था, एक रेस्टोरेंट था। लेकिन बीते कुछ समय से हमने देखा, चाहे त्रिशूल चौक हो, चाहे डमरू चौक हो, दो उद्घाटन, चाहे इंदिरा चौक से लेकर सिडकुल अटरिया मोड़ तक पहुंचने को 2 उद्घाटन। क्या ऐसा लगता है कि जब 2027 का जनादेश आने का समय आने वाला है, तो फैक्शनलिज्म कहीं प्रभावित कर रहा है आपकी पार्टी के डिसिप्लिन को? देखिए, ऐसा नहीं है। कई बार कोई विषय आते हैं और मीडिया में और पब्लिक परसेप्शन में चले जाते हैं। मैंने पहले भी कहा था, चाहे त्रिशूल चौक की बात है, NH चौड़ी करने की बात है, ये दोनों प्रोजेक्ट ऐसे हैं कि जनता के लिए बहुत अच्छे हैं,
मेरा बड़ा स्पष्ट कहना है कि ये रुद्रपुर है, और रुद्रपुर यानी भगवान रुद्र का, और भगवान रुद्र यानी भगवान शिव का है जी। और भगवान शिव का है तो यहाँ का विधायक भी शिव भक्त शिव है, और जब शिव में हमारी आस्था है, और मेरा नाम ही शिव है, मेरे माता पिता ने रखा, तो मेरी भी आस्था है। तो मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि ये शहर जो है एक संस्कृति का है, तो इसलिए वहाँ पर इंदिरा चौक पे त्रिशूल लगना चाहिए, डीडी चौक पे डमरू लगना चाहिए। सबसे अच्छी बात है कि दोनों की सहमति है। ठीक है। फिर दोनों सहमति से एक ही बात तो कह रहे हैं। समस्या तब होती कि मैं कहता हूँ त्रिशूल लगना चाहिए, डमरू लगना चाहिए, और हमारे मेयर साहब कहते हैं नहीं नहीं वहाँ डमरू त्रिशूल नहीं लगना चाहिए। तब एक ये तो दोनों की बात है ना, चलिए अच्छी बात है। चलिए, एक बड़ी अहम चीज़ मैं पहले 4 लाइन बोलूँगा, क्योंकि आपने उल्लेख किया कि रुद्र की नगरी है, शिव की नगरी है, और आप भी शिव भक्त हैं और मैं भी महाकाल का बहुत बड़ा भक्त हूँ, आप स्वयं जानें कि बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा। उन नदियों को कुछ नाम दिए, बहती धारों का क्या होगा। शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए, पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। उन फिरका परस्तों से पूछो, क्या सूरज नया उगाओगे। एक ही हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे। और नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है, क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी थी। ये प्रश्न और ये 4 लाइनें, मेरा कहने का तात्पर्य इसलिए है कि अमरनाथ गुफा की जो खोज हुई वो मुस्लिम परिवार ने की, उसकी रॉयल्टी का बड़ा हिस्सा मुस्लिम परिवार को आज भी जाता है। आपने हमेशा एक बात करी और मैं एक्सेप्ट करता हूं उस चीज से, मैं कोई विरोधाभास नहीं रखता कि डेमोग्राफी चेंज नहीं होने दी जाएगी। क्या यह माना जाए कि हिंदुत्व के नाम पर शिव कहीं ना कहीं कम्युनल भी है। बात कम्युनिटी की नहीं, बात स्पष्टता की है। कई बार क्या होता है कि ऐसा माना जाता है कि स्पष्टता को हम सांप्रदायिकता का चेहरा बताने लग जाते हैं। हम आज तक कभी नहीं कहते कि हम कहीं मुसलमान के खिलाफ हैं, लेकिन मुसलमान के खिलाफ ना होने के बावजूद कई तथ्य बड़े खुले हैं ना, और वो आज से नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे मुसलमान खराब हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो कट्टरता की मानसिकता होती है, वो मानसिकता, और विशेष रूप से कई बार मैं उनका दोष देने की जगह उस तुष्टीकरण को दोष देता हूँ। ठीक, जब तुष्टीकरण के कारण से उन्हें सही गलत का एहसास नहीं कराया जाता और वो इस तरीके से भावनाएं बढ़ती जाती हैं कि वो किसी को कुछ नहीं मानना वोट बैंक के नाते, तो फिर कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं। मैं आखिरकार आपने कहा खुदा ने मंदिर नहीं तोड़ा और राम ने मस्जिद नहीं तोड़ी, तो राम ने तो कभी भी नहीं तोड़ी, बिल्कुल, और राम के बाद राम के भक्तों ने भी नहीं तोड़ी आज तक कोई मस्जिद। मैं बता रहा हूँ कोई मस्जिद नहीं तोड़ी। जिसपे पहले मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई हो, बाबरी मस्जिद की बात नहीं कर रहा मैं जी, क्योंकि बाबरी मस्जिद थी नहीं, बाबरी ढांचा था जी, विवादित ढांचा। लेकिन खुदा के नाम पर तो हजारों मंदिर तोड़े गए ना, राम के नाम पर कोई मस्जिद आज तक नहीं तोड़ी गई। ठीक है, ये स्पष्ट अंतर है। और हम ये नहीं करें कि खुदा गलत है, लेकिन वो मानसिकता जिसने राम के नाम, खुदा के नाम पर, चाहे मोहम्मद गौरी ने सोमनाथ का मंदिर तोड़ दिया, चाहे औरंगजेब ने मथुरा का जो है जन्मभूमि तोड़ी हो, या हमारे जो है मीर बाकी ने, बाबर के सेनापति ने प्रभु श्री राम का मंदिर तोड़ा, तोड़े तो खुदा के नाम पर ही थे ना। और ये 3 तो प्रतीक हैं, लाखों मंदिर तोड़े गए, तो इसमें कौन इनकार कर लेगा। तो आपकी बात में तो है कि खुदा ने नहीं तोड़ा, लेकिन खुदा के नाम पर तोड़े गए, एक विषय। दूसरा, आखिरकार डेमोग्राफी चेंज की हमें चिंता क्यों ना हो। आखिरकार ये किसी ध्यान में नहीं आ रहा कि जहां जहां एक विशेष वर्ग की, मेरे कहने में अर्थ नहीं, अल्पसंख्यक समुदाय, जी जी जी, विशेष रूप से मुस्लिम वर्ग की जब संख्या बढ़ जा रही है, तो उनके अंदर से वो समाज निकल के क्यों नहीं आता कि वो एक आदर्श बन जाए। एक जो हिंदुओं का एक पूरा मोहल्ला है, और हिंदुओं के मोहल्ले के बीच में अगर 1000 परिवार रहते हैं, 10 अगर मुस्लिम परिवार रहते हैं, वो सुरक्षित महसूस करते हैं, उन्हें कभी जो है सुरक्षा महसूस नहीं हो रही। लेकिन आज ये कल्पना क्यों नहीं हो पाती कि अगर कोई मुस्लिम मोहल्ला और मुस्लिम मोहल्ले के बीच में 100 परिवार रहते हैं, तो वहां 20 भी हिंदू परिवार रह पाए। यह सुरक्षा की भावना दूर करने का हमारा काम नहीं है। आखिरकार संभल की स्थिति क्या हुई, गांव के गांव जो है वहां छोड़ के क्यों जाने पड़ते हैं। तो ये जो एक मानसिकता है, उस मानसिकता के विरुद्ध खड़ा होना पड़ता है। दूसरा, डेमोग्राफी चेंज की बात करें, डेमोग्राफी चेंज किस तरीके से हो रही है। आखिरकार जो जनसंख्या की बढ़ोतरी का पूरे भारत की देख रहे हैं कि जो हिंदू समाज की जनसंख्या है और जो अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज की जनसंख्या, वो बहुत बड़ी चिंता है। किसी समस्या, फिर देवभूमि में क्यों। अब चौथी बात करें
कि यहाँ की भी दो बड़ी घटनाएं हुई। जी मासूम शाह मियाँ की मजार की घटना हुई, बिल्कुल। और उस मासूम शाह मियाँ की मजार की घटना को लेके और एक पहाड़गंज की अवैध मस्जिद की घटना हुई। दोनों क्यों होनी चाहिए? क्या यही एक जो है धर्मनिरपेक्षता का या एक जो है बड़े दिल का है कि आप मजार की तरफ नहीं देखेंगे? जब मंदिर हट जाते हैं मजार को नहीं हटनी चाहिए। अगर किसी ने मुझसे पहले साहस नहीं किया कि उंगली उठा के कहता है ये मजार के कारण से जाम लग रहा और ये मजार हटनी चाहिए, और मैंने कहा ये हटनी चाहिए और बाद में वो हटी, तो मेरा साहस है ना, इसमें सांप्रदायिकता कहाँ? ठीक। मंदिर भी तो हटे हैं। और दूसरी बात, मासूम शाह मियाँ की मजार के लिए बड़ा स्पष्ट है, आज तक मुझे कोई जवाब नहीं दे पाया। मासूम शाह मियाँ की मजार तो बिलासपुर में भी है, सब लोग जानते हैं, वो बिलासपुर के रहने वाले थे, जहाँ तो आते थे वो, जहाँ तो बैठते थे, ठीक। और वहाँ उनकी मजार है। तो ये अपने आप में लैंड जिहाद का एक नजर आता है भाई, एक किसी फकीर की दो कैसे मजारें हो जाएंगी? ठीक है। और दूसरा फिर उसके बाद जब हाई कोर्ट के आदेश पर कोई अस्थि भी नहीं मिली, कोई मानव अवशेष भी नहीं मिला, जी। तो लैंड जिहाद की भी संभावना है। और उसके बाद लैंड जिहाद हो ना हो, आज सड़क चौड़ी हो रही है ना, जाम खत्म हो रहा, तो तभी तो हो रहा है कि यहाँ के विधायक ने साहस किया कि मजार हटेगी, और मजार हटाई हमने। लोगों को डर लगता था, तो ये साहस करना सांप्रदायिकता नहीं है। पहाड़गंज की अवैध मस्जिद क्यों बननी चाहिए? इस तरीके से क्यों बने? और सबने देखा अवैध मस्जिद थी, लाख ढकने की कोशिश हुई। अभी भमरौला का एक प्रतिनिधि मंडल डीएम से मिला है, ये एग्जैक्टली शायद भमरौला है या चुक्टी देवरिया से पहले, वो हाईवे पर चौड़ीकरण हो रहा है, वहाँ पर एक मंदिर जद में आ रहा है जिसको हटाने के लिए आदेश दिया गया है। अगर विधायक शिव अरोड़ा के पास वही प्रतिनिधिमंडल आता है सहायता के लिए, तो आपका क्या रुख रहेगा? देखिए, उसकी तकनीकी स्थिति मुझे नहीं पता, पहली चीज जी, कि तकनीकी स्थिति क्या है। मेरा पहले बड़ा स्पष्ट मानना है कि पहला प्रयास तो ये होना चाहिए कि मंदिर सुरक्षित है। अगर मान्यता प्राप्त पूरा हो तो मंदिर को सुरक्षित रखा जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हमारे यहाँ तो बहुत व्यवस्था है ना, हमारे यहाँ तो पुनर्स्थापित हो जाते हैं, मान्यता के साथ होते हैं। तो फिर मजार के केस में पुनर्स्थापना क्यों नहीं हुई है? मस्जिद के कहा केस में? ना, हाई कोर्ट के आदेश के बाद जहाँ के जिला प्रशासन ने अच्छा, लिखित पत्र अवशेष ही दिया। नहीं मिले, अवशेष अरे ही नहीं, नहीं अवशेष मिलने के बाद वो अवशेष रखे हुए हैं आज तक ट्रेजरी में। नहीं, अवशेष तो और इमारत अवशेष के का रखे होंगे ना? मिट्टी, वहाँ के सीमेंट वगैरह जो होगा मिट्टी- वो मिट्टी- रखा होगा, मिट्टी रखी है। जी। और सबसे बड़ी बात, वहां पर जिला अधिकारी महोदय ने स्पष्ट रूप से पत्र लिख के कहा कि आप अपनी जगह चिन्हित कर लो, इन्हें स्थापित कर लो, ये मिट्टी ले जाओ यहाँ से, अपनी मजार बना लो। मतलब और अगर उसकी भमरौला सब- वाली हम बात करें तो विधायक शिव अरोड़ा कहते हैं कि इसको पुनर्स्थापना कर दी जानी लेकिन चाहिए या कहीं और शिफ्टिंग इसका पहली होना चाहिए। प्राथमिकता तो ये है कि अगर कोई प्राचीन मंदिर है जी, तो निश्चित रूप से उस प्राचीन मंदिर को संरक्षित किए जाने का पूरा प्रयास होना चाहिए। अगर किसी कारण से वहां पर कोई जाम या वो जो प्रोजेक्ट ही बिल्कुल नहीं बन पा रहा या प्रोजेक्ट हो ही नहीं पा रहा, तो वो निश्चित रूप से, तो पहली बात, पहली नहीं, प्राथमिकता ऐसा हम लोगों ने ये काशी विश्वनाथ में देखा है जहां हाँ। एक कॉरिडोर बनाने के लिए 250 से अधिक मंदिर पहली प्राथमिकता। बिल्कुल ऐसा जमींदोज नहीं किए है कि गए खाली थे। इसके लिए सारे मंदिरों का उखाड़ दो। जी। लेकिन अगर अंत में ये विषय आता है जी। तो हमारे तो हिंदू धर्म में ये व्यवस्था है ना, हमारे हिंदू धर्म में पहले से प्राण व्यवस्था है। प्रतिष्ठा की स्थापना हाँ, कहीं हाँ। और की जा सकती है। तो ये समस्या हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए समस्या नहीं। हम मंदिरों को संरक्षित करने वाले लोग हैं, हम मंदिर नहीं जाने देंगे, लेकिन मंदिर तो रहेगा। पहली बात, प्राचीन मंदिर को सुरक्षित रखने की। ठीक है। तो सांप्रदायिकता का अर्थ ये नहीं है। हमारे पहाड़ अवैध मस्जिद के लिए कहा था नहीं बनने देंगे, नहीं बनने दी हमने, और क्यों बनने दें? लेकिन अगर वो प्राचीन होती तो कोई दिक्कत नहीं थी। कौन नहीं, पुरानी मस्जिद कौन तोड़ने जा रहा है? ठीक है। पुरानी मस्जिद इतनी बनी हुई है ना, किसी ने तोड़ा क्या आज तक? ठीक है। मैंने कहा नहीं कि राम के नाम पर कोई नहीं हम तोड़ते, कभी खुदा के नाम पर ही तोड़ी गई हैं। और इस अंतर को सबको समझना होगा। ये जो लव जिहाद चल रहा है, वे आखिरकार ये लव जिहाद, मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदू लड़के और जो है हिंदू मुसलमान लड़की में या मुसलमान लड़के हिंदू लड़की में कोई आपस में स्नेह नहीं हो सकता, लेकिन ये तो स्थापित सत्य है ना। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय है, केरला हाई कोर्ट का निर्णय है, कई हजार केरला हाई कोर्ट के आधार पे वो केसेस आए। नहीं, उसमें खैर एक लॉ भी बना हुआ है कि आपने अगर इस तरह से कुछ करना है, पहले धर्म परिवर्तन में आपको जाना होगा, एसडीएम से परमिशन लेनी होगी, एप्लीकेशन अब जिस तरीके से सब नाबालिग बच्चों को चल रहा, क्यों नहीं यहाँ का विधायक खड़ा होगा? बिल्कुल खड़े होंगे। तो अपने धर्म को सुरक्षित रखना, अपनी बच्चियों को सुरक्षित रखना, अवैध मस्जिदों को, मजारों को ना बनने देना, और भगवान रुद्र की धरती को शिव का स्वरूप देना, ये कहीं सांप्रदायिकता नहीं, ये हमारे मान सम्मान स्वाभिमान का है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने भी लगभग 600 से अधिक अवैध मजार ध्वस्त की हैं, और देवभूमि की संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए वो संकल्पबद्ध है। तो हम रुद्रपुर की संस्कृति रहते हैं। एक, चूंकि मैंने पहले भी कहा कि समय विधायक जी के पास कम है, मुझे लगता है पहले ही ज्यादा होगा, एक अंतिम प्रश्न होगा। विधायक जी,
मैंने विकास कार्य आपके देखे हैं। मेरे घर के बाहर ही 2 किलोमीटर लंबी रोड एक आपने बनवाई है, जो बृहस्पति देव मंदिर से पहले से शुरू होकर अटरिया तक जाती है। मैं मानता हूं कि रुद्रपुर की, जैसे आपने पहले कहा कि डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, क्या कभी ऐसा फील होता है कि प्रति वर्ष 5 करोड़ की धनराशि, रुद्रपुर की अनुमानित आबादी अगर हम बच्चों को भी मिला देते हैं 5 लाख के आसपास बैठती है, यानी प्रति वर्ष आपको प्रति हेड, अगर पर हेड देखा जाए 100 रुपये की निधि मिल रही है। क्या लगता है कि तराई के जो क्षेत्र हैं या हरिद्वार का क्षेत्र है, जहाँ देहरादून, जहाँ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जैसा पहले आपने कहा, वहाँ थोड़ी विधायक निधि बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि 5 करोड़ में बहुत छोटा सा ही एक काम हो पाता है। और आप इस तरह के व्यक्ति हैं जो किसी को मना नहीं करते। अभी आप रामलीला गए थे, वहाँ भी आपने 11 लाख रुपए देने की घोषणा करी अपने विवेकाधीन कोष से, जो भी आपका विधायक का होता है, जो भी निधि का तरीका रहता है। क्या लगता है कि इसको बढ़ाया जाना चाहिए? क्योंकि एक आरोप आता है हमेशा हमारे फेसबुक पोस्ट पर भी कि डेवलपमेंट के नाम पर हम थोड़ा सा पीछे, लोकल डेवलपमेंट। देखो, मैं 2 चीज़ बताता हूँ। पहली चीज़ तो मैं विधायक हूँ, और जितनी विधायक निधि बढ़ जाए वो अच्छी बात है। 5 करोड़ की 10 करोड़ हो जाए तो मेरे लिए और राहत है, हर विधायक के लिए राहत है जी। तो विधायक निधि बढ़नी चाहिए, इसमें कोई दो राय। लेकिन एक मुझे लगता है कि कई बार सोचने के नज़रिए में अंतर है जी। हमारे संविधान में और हमारे काम करने के तरीके में बिल्कुल बहुत स्पष्ट था। विधायक का अर्थ ये है ही नहीं। विधायक के पास खाली ये तो विधायक निधि तो ऐसी होती है जिसे कहते हैं कि पॉकेट मनी की तरह, राइट, या एटीएम कार्ड की तरह। बिल्कुल, कि आपको छोटी मोटी के मंदिर में जाए 2 लाख रुपए दे दो, कहीं हाई मास्क लाइट लगनी है, चलो 2 लाख रुपए दे दो, कोई नाली बननी है 2 लाख रुपए दे दो, किसी रामलीला के लिए देनी है, किसी भंडारे में कहीं लगना है, तो वो सब हम काम करते रहे विधायक निधि से। जी। जो मुख्यतः डेवलपमेंट है वो विधायक निधि से कभी नहीं होता। जिला योजना, और यही अंतर है कि जनप्रतिनिधियों का आप अगर देखेंगे, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने मीडिया में आके ये बयान दिया कि 3.5 साल के अंदर इन बड़े प्रोजेक्ट को छोड़ दूं मैं। रिंग रोड, मेडिकल कॉलेज, केंद्रीय विद्यालय, ये हमारा इंदिरा चौक से डीडी चौक 32 करोड़ छोड़ दूं मैं अगर, और स्टेडियम, ठीक नहीं, और इस तरीके के हमारे जो जितने बड़े प्रोजेक्ट हमारे यहाँ पर ज़मीन पे आ रहे हैं, उन प्रोजेक्ट के चीज़ों को मैं छोड़ देता हूँ। नर्सिंग कॉलेज एक नया आ रहा, उनको छोड़ दूँ, क्योंकि केंद्र से पैसा आ रहा है, मतलब प्रदेश से पैसा आ रहा या केंद्र से पैसा आ रहा। तो ये तो लगभग आज की तारीख में मेरी जानकारी के जो मैंने जोड़ा 3000 करोड़ से अधिक के काम 3500 करोड़ के हम रुद्रपुर में ले आए 3.5 साल में, और वो ज़मीन पे आ गए, कहीं बाहर नहीं। मेडिकल कॉलेज अगले साल शुरू हो जा रहा, रिंग रोड अगले साल शुरू हो जा रही है, यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय 2026 में एडमिशन शुरू कर रहे हैं हम, स्टेडियम का निर्माण कार्य का शिलान्यास करने जा रहे हैं, ये सड़क हमने शुरू कर दी है। जितने बड़े प्रोजेक्ट हैं वो शुरू हो, जमीन पे आ गए। उसके अलावा मैंने कहा इन सब के अलावा 72 करोड़ रुपए की जो सड़कें हैं, आप कह रहे विकास कार्य कम ज़्यादा की बात है, ये जो आपके सामने से आवास विकास की सड़क जा रही है, कितने साल से टूटी? 16 साल, हाँ, 15-16 साल जी, बिल्कुल। दुर्दशा थी, घुटने घुटने पानी भरता था, बिल्कुल चल नहीं सकते थे, गिरते थे। बन गई ना, 2.2 करोड़ रुपए से बने। मैं अब आवास विकास की खाली बात करता हूँ, पर ऐसे मैं बताऊंगा कैसे काम होते हैं। ये सड़क बन गई, ये सड़क जाके कहाँ मिल रही है? ये मिल रही है अटरिया रोड जी, NH से लेके अटरिया ढाल तक की जी। उसकी वो उससे भी बुरी हालत थी जी, वो भी नहीं बनी, बहुत ही बुरी हालत थी। 3 करोड़ की वो सड़क बना दी मैंने, नहीं बनी थी पिछले 10 साल में, 12 साल में, 15 साल में। 3 करोड़ की वो बन गई। वो सड़क कहाँ के जाके मिलती है? NH में मिलती है। उस NH की सड़क में, वो NH की सड़क से क्या है, ठंडी सड़क निकल रही है जी, जो सीधा एक्सिस बैंक, HDFC, ICI, OBC, इन सब के सामने से, और पूरा पूरा ना वो भी आती है, यहाँ एक्सिस बैंक तक आती है। पर समस्या एक और बड़ी है ना विधायक जी, समस्या इससे बड़ी ये है कि जितनी तेजी से आप सड़क बनाते हैं उससे ज्यादा तेजी से कॉलोनियां बन जाती हैं। नहीं, मैं उसकी बात नहीं, वो तो देखिए विकास तो हमेशा जरूरत पड़ेगी, लेकिन एक स्पीड तो है हमारी। आप मेरी बात का मर्म नहीं समझ रहे। क्यों अनकंट्रोल्ड डेवलपमेंट, जो कॉलोनियां बिना सिर्फ, मतलब बड़ा लंबा विषय हो जाएगा, हालांकि मैं आपसे क्रिस्प जवाब चाहूंगा, क्रिस्प क्वेश्चन कर रहा हूं कि जितनी तेजी से आप सड़कें बना रहे हैं उससे ज्यादा तेजी से कॉलोनियां बन रही हैं। गड्ढे कॉलोनियों में, रेरा अप्रूव नहीं कॉलोनियां, कोई पास नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एक ढांचा बनाया जाता है और बयानों पर कॉलोनियों के खेल इस शहर में हो जाते हैं। तो मैं इसका जवाब देता हूँ। रिंग रोड आपकी आने अभी देर है, लेकिन रिंग रोड के आसपास की सारी जमीन करोड़ों रुपए एकड़ के हिसाब से बिक चुकी है और कॉलोनी डेवलप होनी शुरू हो चुकी है। इसमें 2 विषय हो गए, एक तो ये वाला आ गया डेवलपमेंट वाला, दूसरा जिस बात को आप कह रहे थे कि 5 करोड़ की विधायक निधि वाला जी, मैं उसे पूरा कर दूं। ठीक। अब ये वो सड़क जो है ठंडी सड़क, 90 लाख रुपए की ठंडी सड़क, 36 साल बाद लगभग 1.25 किलोमीटर की बन जाती जी, और 36 साल बाद हमने बना दी।
अब इसी के आसपास मैं देखूंगा 4.5 करोड़ के काम मैं कर चुका हूँ। बिल्कुल। इसी लगभग 4-5 वार्ड जो पड़ते जी, हैं, जी, जी। 5 वार्डों में 4 करोड़ के काम कर चुका हूँ मैं। कहाँ से पैसा आ गया? और ऐसे 72 करोड़ रुपए की सड़कें, चाहे बिगवाड़ा दक्ष की सड़क थी, बाजार की मेरी 2.5 करोड़ रुपए की सड़कें, काम चल रहा बाजार में, जी लोग हाँ, देख जी रहे हाँ। हैं। सिविल लाइन की सड़क में 3 दिन बाद शुरू करने जा रहा हूँ। सिविल लाइन की सड़क जिसकी बुरी हालत थी, तो 2.5 करोड़ के वहां काम चल रहे हैं मेरे। जनता इंटर कॉलेज की सड़क पूरी बहुत बुरी हालत थी, बिल्कुल, वो भी बनी। बहुत बुरी हालत थी, उसे मैंने पूरा नवरंग से पहले लेके और सिविल लाइन तक बना दिया। ऐसे कितनी सड़कें बना दी, ग्रामीण क्षेत्र में कितनी सड़कें बना दी मैंने। अब ये 72 करोड़ रुपए की सड़कें मैंने बनाई। तो पहले तो जब मैंने 72 करोड़ रुपए की घोषणा की, तो मेरा जो स्टाफ है वो मुझसे नाराज हुआ। अगले दिन बोला, भाई साहब आपने सच नहीं कहा, झूठ बोल रहे हो आप। मैंने कहा ऐसे कैसे कहा तुम? बोला नहीं, आपने गलत कहा, 72 करोड़ रुपए के नहीं है। मैंने कहा फिर क्या है? उसने मुझे डेटा निकाल के दे दिया। बोला 83 करोड़ रुपए की यहाँ आपकी सड़कें। अच्छा, जी जी जी। आपकी ये सड़कें और आपके जो काम है, जो इन बड़े प्रोजेक्ट के अलावा, जिसमें मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब एडिशन में थोड़ा सा गड़बड़ा है। विधायक निधि, जिला योजना और राज्य योजना, जी। क्यों पहले वाले विधायक नहीं ला पाते थे इतने पैसे? मुझे को इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिल जा रहे हैं और उनके अलावा भी 83 करोड़ रुपए मिल जा रहे हैं कि मैं इतनी सड़कें, इतना काम कर ले रहा हूँ। कारण क्या है कि विधायक निधि केवल एक आपके पास एटीएम कार्ड की तरह है। ये प्रोजेक्ट का विजन लेके जाना पड़ता है। विजन लेने के बाद नीचे की मशीनरी से, आज पीडब्ल्यूडी की जो अधिकारी है मेरे दफ्तर में, एससी से लेके एक्सियन से लेके जेई आके मेरे दफ्तर में बैठ के पूरे योजनाओं की रिव्यू होती है, समीक्षा होती है, वो जवाब दें। और पहले यहाँ के जो है जनप्रतिनिधि होते थे, उन्हें लोगों ने देखा अपनी सत्ता होने के बाद एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो प्रोटोकॉल में, अगर एमडी भी पीडब्ल्यूडी का, वो मेरे विधायक के सामने खड़ा रहेगा। सचिव को भी खड़ा होना है एक विधायक के सामने, इतना बड़ा प्रोटोकॉल है। और यहाँ पर वो विधायक पूर्व के हमारे एक एक्सियन पीडब्ल्यूडी के सामने दफ्तर में जाके जमीन पे बैठते हैं और कहते हैं मिट्टी का तेल दे दो मेरी सरकार में और मेरे काम नहीं हो रहे, मेरे प्रोजेक्ट नहीं हो रहे। तो आपको काम करने का तरीका है। यहाँ के जेई से लेके, एक्सियन से लेके, एससी से लेके हेड ऑफिस तक, और फिर मुख्यमंत्री जी से आपकी इतनी अच्छी रेपो चाहिए, जूते घिसने पड़ते हैं कि आपकी वहां जो प्रोजेक्ट लेके जा रहे हैं तुरंत सैंक्शन। ऐसे थोड़ी सैंक्शन पैसे। मतलब टोटल बात ये है इन टोटलिटी कि 5 करोड़ आपका सोल डिस्क्रिप्शन है, बाकी आपकी जितनी जूता घिसाई आप कर सकते हैं, जितने आप विजन के साथ लेकर आपकी रेपो, आपको काम करने का तरीका आता है कि नहीं। अधिकारियों से काम लेना, सचिव से काम लेना, आपके मुख्यमंत्री जी का, मंत्रियों से आपकी रेपो कैसी है, वो आपके काम को तुरंत हाँ करके पैसा रिलीज करते नहीं करते। ये 32 करोड़ रुपए मिनट में आ गए, ऐसे थोड़ी आ गए। अब दूसरा प्रश्न, ये इसलिए पैसा यहाँ से आता है। 5 के 10 हो जाए हमारे लिए अच्छा, लेकिन वो हमारे लिए विकास के लिए, आपकी बात मैं गहराई से समझ गया बात। विकास के, हाँ फिर विकास ऐसा नहीं कि सारा पूरा कर लेंगे हम कोई ऐसा, लेकिन ये तय है कि तो सतत और अनवरत प्रक्रिया चलती रहेगी। सब देख रहे हैं कि रुद्रपुर में आज की तारीख में विकास के जो काम हो रहे हैं पहले के मुकाबले कई गुना हो रहा है और एक विजन से हो रहा है। दूसरी चीज सबसे बड़ी बात क्या है कि जो आपने ये जो कॉलोनियां कही, ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। जब मैं विधायक बना, मेरे पास हर कॉलोनी के लोग आते हैं। अब हमारे लिए राजनीतिक रूप से बहुत बड़ी समस्या है कि सबकी इच्छा होती है कि उनकी सड़कें, उनकी नाली, उनके बिजली के खंभे, उनके ट्रांसफार्मर। आज की तारीख में जितनी यहाँ कॉलोनियाँ हैं, उन कॉलोनियों के लिए मेरा अपना एस्टिमेट है कि मैं उन कॉलोनियों खाली सड़क और नालियाँ बना दूँ, बिजली के ट्रांसफार्मर छोड़ दूँ, सड़क नाली की बनाने की बात करूँ तो मुझे मिनिमम 500 करोड़ रुपये चाहिए। 500 करोड़ में भी मैं उनकी सड़क नाली पूरी नहीं कर पाऊंगा। बिल्कुल ठीक। इतना बड़ा गैप है। और गैप इसका कारण क्या है कि वो अवैध कॉलोनियां हैं या बिल्डर नहीं बना रहे। अब इसके लिए जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म प्राधिकरण निश्चित रूप से थोड़ा सक्रिय हुआ जरूर है, लेकिन मुझे अभी भी मानना है कि वो अभी तक जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य की तरफ से और बढ़ने की जरूरत है। ये अवैध का, और दूसरा जनता के बीच में भी एक जागृति की जरूरत है कि वो कॉलोनियां रेरा अप्रूव लें, प्राधिकरण अप्रूव लें। कम से कम एक तो वहाँ लैंड फ्रॉड नहीं है, मैनिपुलेशन नहीं है, वो लैंड यूज वही होगा। कल को आप नक्शा पास कराने जाएंगे, नक्शा नहीं होंगे, वो एग्रीकल्चर जोन होगी। अभी बड़ी मुश्किल से एक बची आप ही की वजह से, जब आप पीछे पड़े तो। अब ये स्थिति जो आई थी, 15 मकानों के तोड़ने की, 7 परिवार जो बचे हैं तो बड़ी मुश्किल से बचे हैं। तो आम लोगों में भी कहीं ना कहीं इसको लेके चेतना का अभाव है। चेतना है, और अभी चेतना के साथ साथ जो प्राधिकरण काफी सक्रियता से काम कर रहा है, और उसे भी सक्रियता से और काम करने की आवश्यकता है। चलो, तो दोस्तों ये थे मेरे साथ बड़े भाई विधायक शिव अरोड़ा जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि रिंग रोड बनने के पश्चात जो इनफ्लो है ट्रैफिक का, ऑब्वियस सी बात है कि जो सिडकुल से भी आता है, NH 74 से भी आता है, 87 से भी आता है, उसका आउटफ्लो बाहर जाएगा। कहीं ना कहीं वो जब डाइवर्जन आएगा तो रुद्रपुर को निजात मिलेगी, और साथ ही
पड़े डंके की चोट पर भगवान शिव को ही हाजिर नाजिर जान के बात कही है कि काशीपुर बाईपास का भी बहुत जल्दी, शायद 3 या 4 महीने के अंदर हल आपके सामने होगा। क्योंकि आज मैंने पहले कहा कि स्वयं चांद घर उतरे हैं, विधायक हैं, तो चांदनी जैसी बातें रही, आज आफताब बने, आने वाले दिनों में महताब बन के भी, सूर्य बन के भी बात करी जाएगी विधायकी से। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब से बात करने के लिए, और आपके आगमन के लिए भी बड़ा मैं ऋणी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बधाई।